रॉबिन हुड कर्टल फ्राया की तलाश में है। शेरवुड वन के हटे कट्टे यौमन हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे, खासकर तब जब गर्मी का मौसम आ जाता था, क्योंकि तब भोर की ताजगी में ओस हमेशा सबसे चमकदार होती थी और छोटे पक्षियों का गाना सबसे मधुर होता था। रॉबिन ने कहा, अब मैं फाउंटेन एबे के उसी फ्राया को खोजने जा रहा हूँ जिसके बारे में हमने कल रात बात की थी, और मैं अपने साथ अपने 4 अच्छे आदमियों को ले जाऊंगा, और ये 4 होंगे लिटिल जॉन, विल स्कारलेट, डॉनकास्टा के डेविड और आर्थर ए ब्लैंड। तुम सब यहीं रहो, और जब तक मैं चला जाऊंगा विल स्टकली तुम्हारा सरदार रहेगा। फिर रॉबिन हुड ने चेन मेल का एक बढ़िया स्टील कोट पहना, जिसके ऊपर उसने लिंकन ग्रीन का हल्का जैकेट पहना। उसने अपने सिर पर एक स्टील की टोपी पहनी, और इसे उसने मुलायम सफ़ेद चमड़े की एक टोपी से ढका जिसमें एक मुर्गे का पंख था। उसने अपनी बगल में एक बढ़िया स्टील की तलवार लटका रखी थी, जिसके नीले रंग के ब्लेड पर ड्रैगन, पंख वाली महिलाएं और न जाने क्या क्या अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। रॉबिन ने इस तरह से कपड़े पहने हुए थे, मैं जानता हूँ, यहाँ वहाँ स्टील की चमक दिख रही थी, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके हरे कोट के नीचे चमकते पॉलिश किए हुए मेल की लिंक को चमकीली तरह से पकड़ रही थी। इसलिए अपने आप को तैयार करके वो और चारों योद्धा अपने रास्ते पर चल पड़े। विल स्कारलेट आगे चल रहा था, क्योंकि वह दूसरों से बेहतर जानता था कि कहाँ जाना है। इस तरह मील दर मील वे आगे बढ़ते रहे, कभी एक कलकल करती हुई धारा के पार, कभी एक धूप से जगमगाती सड़क पर, कभी किसी मीठे जंगल के रास्ते पर, जिसके ऊपर हरे और सरसराहट भरे पेड़ मिलते थे, और जिसके अंत में चौंके हुए हिरणों का झुंड पत्तों की खड़खड़ाहट और शाखाओं की चरमराहट के साथ भागता हुआ चला जाता था। वे गीत, मजाक और हंसी के साथ आगे बढ़ते रहे, जब तक कि दोपहर नहीं बीत गई, जब वे आखिरकार एक चौड़ी, कांच जैसी और लिली से भरी धारा के किनारे पहुंचे। यहाँ किनारे के किनारे एक चौड़ा, पगडंडी वाला रास्ता था, जिस पर घोड़े काम कर रहे थे जो जौ के आटे या और कुछ से लदे धीमी गति से चलने वाले बजरों को खींचते हुए देहात से कई मीनारों वाले शहर तक ले जा रहे थे। लेकिन अब दोपहर के गर्म सन्नाटे में न तो कोई घोड़ा दिखाई दे रहा था और न ही उनके अलावा कोई आदमी। उनके पीछे और सामने नदी फैली हुई थी, जिसका शांत वक्षस्थल हल्की हवा के बैंगनी झोंके से यहाँ वहाँ हिल रहा था। अब अच्छे चाचा, विल स्कारलेट ने आखिरकार कहा, जब वे इस मीठी, चमकदार नदी के किनारे लंबे समय तक चले थे, हमारे सामने उस मोड़ के ठीक आगे एक उथला घाट है जो किसी भी जगह पर तुम्हारी जांघ के मध्य से अधिक गहरा नहीं है, और नदी के दूसरी तरफ झाड़ियों की घनी उलझन के बीच एक छोटा सा आश्रम छिपा हुआ है जिसमें फाउंटेन डेल के भिक्षु रहते हैं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, क्योंकि मैं रास्ता जानता हूँ, हालांकि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, रॉबिन ने अचानक रुकते हुए कहा, अगर मुझे लगता कि मुझे पानी में उतरना होगा, भले ही यह इतनी क्रिस्टल जैसी धारा हो, तो मैंने अपने कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़े पहने होते। लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर भीगने से त्वचा नहीं धुलती, और जो होना ही है वो होना ही है। लेकिन तुम यहीं रहो, लड़कों, क्योंकि मैं इस मजेदार रोमांच का अकेले ही आनंद लेना चाहता हूँ। फिर भी अच्छी तरह से सुनो, और अगर तुम मेरे बिगुल की आवाज़ सुनते हो तो जल्दी से आ जाओ। इतना कहते हुए वो मुड़ा और उन्हें छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ गया। रॉबिन अभी सड़क के उस मोड़ से आगे नहीं बढ़ा था जहाँ से उसके अच्छे लोग उसकी नज़र से छिप गए थे, जब वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने आवाज़ें सुनी हैं। वह चुपचाप खड़ा रहा और सुनता रहा, और कुछ ही देर में उसने 2 आदमियों के बीच से कुछ शब्द आगे पीछे होते सुने, और फिर भी दोनों आवाज़ें आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी थीं। आवाज़ किनारे के पीछे से आ रही थी, जो यहाँ खड़ी और ऊंची थी, सड़क के किनारे से नदी के किनारे से आधा दर्जन फीट नीचे गिर रही थी। यह अजीब है, रॉबिन ने कुछ देर बाद खुद से कहा, जब आवाज़ें बंद हो गईं। निश्चित रूप से 2 लोग हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और फिर भी मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ें बहुत हद तक एक जैसी हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है। सच में, अगर इन दोनों को उनकी आवाज़ों से आंका जाए तो कोई भी 2 मटर कभी एक जैसी नहीं हो सकती। मैं इस मामले की जांच करूंगा।
ऐसा कहते हुए वह धीरे से नदी के किनारे आया और घास पर लेट गया, किनारे से नीचे की ओर झांका। किनारे के नीचे सब कुछ ठंडा और छायादार था। एक मोटा ओसियर उग रहा था, जो सीधा ऊपर की ओर नहीं था, बल्कि पानी के पार झुका हुआ था, अपनी मुलायम पत्तियों से उस जगह को छाया दे रहा था। चारों ओर पंखदार फन का एक समूह उगाया था, जो ठंडी जगहों पर छिपता और बसेरा करता है, और रॉबिन के नथुने तक जंगली थाइम की कोमल गंध आ रही थी, जिसे बहती धाराओं के नम किनारों से प्यार है। यहाँ विलो के पेड़ के खुरदरे तने से अपनी चौड़ी पीठ टिकाए और अपने आसपास के मुलायम फन से आधा छिपा हुआ एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी बैठा था, लेकिन वहाँ कोई और आदमी नहीं था। उसका सिर गेंद की तरह गोल था और उसके माथे पर नीचे की ओर उगे घुंघराले काले बालों की एक चटाई से ढका हुआ था। लेकिन उसका मुकुट किसी के हाथ की हथेली की तरह चिकना था, जो उसके ढीले लबादे, टोपी और मोतियों की माला के साथ मिलकर वह दिखा रहा था, जो उसके रूप से कभी नहीं पता चलता था कि वह एक भिक्षु था। उसके गाल सर्दियों के केकड़े की तरह लाल और चमकदार थे, हालांकि वे लगभग एक घुंघराले काले दाढ़ी से ढके हुए थे, जैसे उसकी थोड़ी और ऊपरी होंठ। उसकी गर्दन उत्तरी देश के बैल की तरह मोटी थी और उसका गोल सिर कंधों पर कसकर टिका हुआ था, जो खुद लिटिल जॉन के कंधों से मेल खाता था। उसकी घनी काली भौहों के नीचे छोटी छोटी भूरी आंखें नाच रही थीं, जो बहुत ही मज़ेदार हास्य के लिए स्थिर नहीं रह सकती थीं। कोई भी आदमी उसके चेहरे को देखे बिना अपने दिल की धड़कनों को महसूस नहीं कर सकता था। उसके बगल में एक स्टील की टोपी रखी थी, जिसे उसने अपने सिर को ठंडक पहुंचाने के लिए उतार दिया था। उसके पैर चौड़े फैले हुए थे और उसके घुटनों के बीच में उसने कई तरह के रसीले मांस से बनी एक बड़ी पेस्ट्री पकड़ी हुई थी, जिसे कोमल युवा प्याज के साथ स्वादिष्ट बनाया गया था। मांस और प्याज दोनों को एक अच्छी समृद्ध ग्रेवी के साथ मिलाया गया था। अपनी दाहिनी मुट्ठी में उसने भूरे रंग की पपड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ रखा था, जिसे वह जोर जोर से चबा रहा था, और बीच बीच में वह अपना बायां हाथ पाई में डालकर उसे मांस से भर लेता था। कभी कभी वह अपने पास रखी मालसी की बड़ी बोतल को जोर से खींच लेता था। मेरे विश्वास के अनुसार, रॉबिन ने खुद से कहा, मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि यह पूरे इंग्लैंड में सबसे आनंदमय दावत, सबसे आनंदमय जगह, सबसे आनंदमय दृश्य है। मुझे लगा कि यहाँ कोई और भी होगा, लेकिन यह शायद ये पवित्र व्यक्ति ही होगा जो खुद से बात कर रहा होगा। इसलिए रॉबिन लेटा हुआ फ्रायर को देख रहा था, और फ्रायर, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसे इतना अनदेखा किया जा रहा है, शांति से अपना खाना खा रहा था। आखिरकार उसने खाना खा लिया और सबसे पहले फन और जंगली अजवान और इससे मीठा नैपकिन दुनिया में कभी नहीं मिला, पर अपने चिकने हाथ पोंछने के बाद उसने अपना फ्लास्क उठाया और खुद से बात करना शुरू कर दिया जैसे कि वह कोई और आदमी हो, और खुद को जवाब देना शुरू कर दिया जैसे कि वह कोई और हो। प्यारे लड़के, तुम पूरी दुनिया में सबसे प्यारे आदमी हो। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। ला, तुम मुझे इस एकांत जगह में मुझसे ऐसा बोलने में शर्मिंदा कर रहे हो। कोई भी पास में नहीं है, और फिर भी अगर तुम मुझे ऐसा कहने के लिए कहो, तो मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं तो क्या तुम अच्छी मालसी नहीं पियोगे? तुम्हारे बाद, लड़के, तुम्हारे बाद। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने होठों से घूंट को मीठा करो। यहाँ उसने अपने दाहिने हाथ से बोतल को अपने बाएं हाथ में घुमाया। और तुम इसे मुझ पर जबरदस्ती थोपोगे। मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। फिर भी मैं तुम्हारे बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसे और अधिक खुशी से पीता हूँ। यहाँ उसने एक लंबा, गहरा घूंट लिया। और अब, प्यारे लड़के, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ उसने बोतल को अपने बाएं हाथ से वापस अपने दाएं हाथ में घुमाया। मैं इसे लेता हूँ, प्यारे चक, और मैं तुम्हारे लिए उतनी ही शुभकामनाएं देता हूँ जितनी तुम मेरे लिए चाहते हो। ये कहते हुए उसने एक और घूंट लिया, और वास्तव में उसने 2 लोगों के लिए पर्याप्त पी लिया। इस पूरे समय प्रसन्नचित्त रॉबिन किनारे पर लेटा हुआ सुनता रहा, जबकि उसका पेट हंसी से इतना कांप रहा था कि उसे अपने मुंह पर हथेली रखनी पड़ी ताकि वो फूट ना जाए, क्योंकि सच में वो नॉटिंगमशायर के आधे हिस्से के लिए इतना अच्छा मजाक खराब नहीं कर सकता था। अपने आखिरी घूंट से सांस लेते हुए फ्रायर ने फिर से इस तरह बात करना शुरू किया,
अब प्यारे लड़के, क्या तुम मेरे लिए कोई गाना नहीं गा सकते? ला, मुझे नहीं पता, आज मेरी आवाज़ खराब है, कृपया मुझसे मत पूछो। क्या तुम नहीं सुनते कि मैं मेढक की तरह कैसे टर्रा रहा हूँ? नहीं, नहीं, तुम्हारी आवाज़ किसी बुलफिंच की तरह मीठी है। आओ, गाओ, कृपया, मैं तुम्हें गाना सुनना पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं एक बढ़िया दावत खाऊं। अफ़सोस, मैं ऐसे व्यक्ति के सामने गाना नहीं चाहता जो इतना अच्छा गा सकता है और जिसने इतने अच्छे गाने और गाथाएं सुनी हैं। फिर भी, अगर तुम ऐसा चाहते हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम और मैं साथ मिलकर कोई अच्छा गाना गा सकते हैं। क्या तुम द लविंग यूथ एंड द स्कॉर्नफुल मेड नामक एक खास छोटी सी प्यारी चीज़ को नहीं जानते? क्यों, सच में? मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले ही सुना है। तो क्या तुम नहीं सोचते कि अगर मैं लड़के की भूमिका लूं तो क्या तुम लड़की की भूमिका ले सकते हो? मुझे नहीं पता लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम लड़के से शुरुआत करो और मैं लड़की के साथ चलूंगा। फिर, पहले गहरी और कर्कश आवाज में गाते हुए, और फिर एक ऊंची और चिखती हुई आवाज में, उसने प्रसन्नतापूर्वक मछली की मजेदार पकड़ को घुमाया। प्रेमी युवक और तिरस्कारपूर्ण युवती। अरे, क्या तुम मेरे साथ आओगी, मेरे प्रिय? और क्या तुम, प्रिय, मेरी हो जाओगी? क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा मेरा प्यार। समलैंगिक गांठें और रिबन तो ठीक है। मैं तुम्हें, प्रिय, अपने घुटनों पर झुककर रिझाऊंगा। और मैं तुम्हारे अलावा किसी के लिए मधुर गीत नहीं गाऊंगा। तो फिर यह सुनो, 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 पंख वाले लाख को, और यह कबूतर की गूंज है। और चमकीला डैफोडिल नाले के पास बढ़ता है। तो आओ और मेरा प्यार बनो। वह, अब तुम चले जाओ, बहुत अच्छे युवक। अब तुम चले जाओ, मैं कहता हूँ। क्योंकि मेरा सच्चा प्यार कभी तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वहाँ न रुको। तुम मेरे लिए एक अच्छे लड़के नहीं हो। इसलिए मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक मुझे कोई बेहतर युवक नहीं मिल जाता। क्योंकि यह सुनो, 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 पंख वाले लाख को, और यह कबूतर की गूंज है। और चमकीला डैफोडिल नाले के पास बढ़ता है। फिर भी मैं कभी भी तुम्हारा प्यार नहीं बनूंगा। वह, तो फिर मैं तुरंत एक और सुंदर लड़की की तलाश करूंगा। कई लोगों के लिए एक नौकरानी मिल सकती है। और चूंकि तुम्हें मुझसे कभी कुछ नहीं मिलेगा, मैं कभी भी तुमसे बंधा नहीं रहूंगा। क्योंकि मैदान में कभी भी कोई फूल इतना दुर्लभ नहीं होता। लेकिन ऐसे अन्य लोग भी पाए जाते हैं जो उतने ही निष्पक्ष होते हैं। तो यह है सुनो, 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 आनंदमय लाख के लिए, और यह कबूतर की गूंज है। और चमकीला डैफोडिल नाले के पास बढ़ता है। और मैं अपने लिए एक और प्रिय प्रेम खोजूंगी। वह, युवक, इतनी जल्दी मत मुड़ो। एक और सुंदर लड़की मिल गई। मुझे लगता है कि मैंने आज जल्दबाजी में बात कह दी है। नहीं, मैंने अपना मन बनाया है। और यदि तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करूंगी, प्यारे लड़के। यहाँ रॉबिन अपने आप को और अधिक रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। फिर, पवित्रा फ्राया ने गाना जारी रखा, वह भी कोरस में शामिल हो गया, और साथ में उन्होंने गाया, या, जैसा कि कोई कह सकता है, जोर से बोला। तो ये सुनो, 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 आनंदमय लाख के लिए, और यह कबूतर की गूंज है। उज्ज्वल डैफोडिल के लिए, नाले के पास बढ़ता है। और मैं तुम्हारा सच्चा प्यार बनूंगा। इसलिए उन्होंने साथ मिलकर गाया। क्योंकि मोटे फ्राया ने रॉबिन की हंसी नहीं सुनी, न ही उसे पता था कि योमन ने भी गाने में शामिल हो गया है। लेकिन, आंखें आधी बंद करके, सीधे अपने सामने देखते हुए और संगीत के साथ अपने गोल सिर को इधर उधर हिलाते हुए, वो अंत तक बहादुरी से गाता रहा। उसने और रॉबिन ने एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ समापन किया जिसे 1 मील दूर तक सुना जा सकता था। लेकिन जैसे ही अंतिम शब्द गाया गया, पवित्र व्यक्ति ने अपनी स्टील की टोपी पकड़ी, उसे अपने सिर पर पटका, और अपने पैरों पर उछलते हुए, ऊंची आवाज में चिल्लाया, हमारे यहाँ कौन जासूस है? आगे आओ, तुम बुराई के अंध हो, और मैं तुम्हें एक बढ़िया हलवा के मांस में काट दूंगा जैसा कि यॉर्कशायर में एक पत्नी रविवार को पकाती है। इसके बाद उसने अपने वस्त्र के नीचे से एक बड़ी तलवार निकाली जो रॉबिन की तरह ही मोटी थी। नहीं,
अपना गुलाबी लोहा लगाओ दोस्त, रॉबिन ने कहा। उसके गालों पर अभी भी हंसी के आंसू थे। जो लोग एक साथ इतना मधुर गीत गा चुके हैं, उन्हें इसके बाद लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद वो किनारे से नीचे उतरा जहां दूसरा खड़ा था। मैं तुमसे कहता हूँ दोस्त, उसने कहा, मेरा गला उस गीत से इतना सूख गया है जितना कि अक्टूबर में जौ की भूसी। क्या तुम्हारे पास उस मोटे बर्तन में कोई मालूम बची है? सच में? फ्राया ने उदास स्वर में कहा, तुम अपने आप से खुलकर पूछ सकते हो कि तुम्हें कहाँ नहीं बुलाया गया है। फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं इतना अच्छा ईसाई हूँ कि किसी भी प्यासे व्यक्ति को पीने से मना नहीं कर सकता। जो लोग वहाँ हैं, वे भी पीने के लिए स्वागत योग्य हैं। और उसने रॉबिन की ओर बर्तन बढ़ाया। रॉबिन ने बिना किसी देरी के उसे ले लिया और उसे अपने होठों से लगाते हुए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, जबकि अंदर जो था, उसने 3 पलकों से ज्यादा समय तक ग्लग लग ग्लग कहा। मैं जानता हूँ। मोटा फ्रायर रॉबिन को उत्सुकता से देखता रहा, और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने जल्दी से बर्तन ले लिया। उसने उसे हिलाया, उसे अपनी आंखों और रोशनी के बीच रखा, तिरस्कारपूर्वक योमन की ओर देखा और तुरंत उसे अपने होठों पर रख लिया। जब वह फिर से बाहर आया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्या तुम यहाँ के इलाके को जानते हो, हे अच्छे और पवित्र आदमी? रॉबिन ने हंसते हुए पूछा। हाँ, कुछ हद तक, दूसरे ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। और क्या तुम फाउंटेन एबे नामक एक निश्चित स्थान के बारे में जानते हो? हाँ, कुछ हद तक। तो शायद तुम एक ऐसे व्यक्ति को भी जानते हो जो फाउंटेन एबे के कर्टल फ्राया के नाम से जाना जाता है। हाँ, कुछ हद तक। तो फिर, अच्छे साथी, पवित्र पिता, या जो भी आप हैं, रॉबिन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही फ्राया नदी के इस तरफ या उस तरफ पाया जाता है? ये, फ्राया ने कहा, एक व्यावहारिक प्रश्न है जिस पर तर्क से संबंधित चालाक नियम काम नहीं करते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी 5 इंद्रियों की सहायता से इसका पता लगाओ, दृष्टि, भावना, और क्या नहीं। मैं बहुत चाहता हूँ, रॉबिन ने मोटे पादरी की ओर विचारपूर्वक देखते हुए कहा, उस नदी को पार करके उसी अच्छे पादरी को खोजने का प्रयास करना। सचमुच, दूसरे ने पवित्रता से कहा, इतने कम उम्र के व्यक्ति की यह एक अच्छी इच्छा है। मैं तुम्हें इतनी पवित्र खोज में रोक नहीं सकता। मित्र, नदी सभी के लिए निःशुल्क है। हाँ, अच्छे पिता, रॉबिन ने कहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें गीला नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि आपके कंधे मजबूत और चौड़े हैं। क्या आप मुझे पार ले जाने का साहस नहीं कर सकते? अब, फाउंटेन की पवित्र महिला के सफेद हाथ की कसम, भिक्षु ने बहुत गुस्से में कहा, क्या तुम बेचारे छोटे बच्चे, तुम मेरी लेडी ला पोपिंजे को चूम रहे हो? तुम मुझे क्या कहूँ? क्या तुम मुझसे, पवित्र टक से, तुम्हें ले जाने के लिए कह रहे हो? अब मैं कसम खाता हूँ। यहाँ वह अचानक रुक गया, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया, और उसकी छोटी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। लेकिन मैं क्यों नहीं करूं? उसने पवित्रता से कहा। क्या पवित्र संत क्रिस्टोफर ने कभी अजनबी को नदी पार नहीं कराया? और क्या मुझे, जो कि एक पापी हूँ, वैसा करने में शर्म आनी चाहिए? मेरे साथ आओ, अजनबी, और मैं विनम्र मन से तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहते हुए वो किनारे पर चढ़ गया। रॉबिन उसके पीछे पीछे चला गया और उथले कंकड़ वाले घाट की ओर चला गया। इस दौरान वह खुद से हंस रहा था, जैसे कि वह अपने मन में किसी अच्छे मजाक का आनंद ले रहा हो। घाट पर आकर उसने अपनी कमर के चारों ओर अपने वस्त्र बांधे, अपनी अच्छी तलवार को अपनी बांह के नीचे रखा और रॉबिन को पकड़ने के लिए अपनी पीठ को झुकाया। अचानक वह सीधा हो गया। मुझे लगता है, उसने कहा, तुम्हारा हथियार गीला हो जाएगा। मुझे इसे अपनी बांह के नीचे अपनी बांह के साथ रखना चाहिए। नहीं, अच्छे पिता, रॉबिन ने कहा, मैं अपने अलावा किसी और चीज का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। क्या तुम सोचते हो, फ्राया ने विनम्रता से कहा, कि अच्छे संत क्रिस्टोफर ने अपनी सुख सुविधा इसी तरह से खोजी होगी? नहीं, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे अपना औजार दे दो, क्योंकि मैं इसे अपने अभिमान के प्रायश्चित के रूप में ले जाऊंगा। इस पर, बिना किसी और बात के,
रॉबिनहुड ने अपनी तलवार को अपनी बगल से खोलकर दूसरे को थमा दिया, जिसने अपनी तलवार को अपनी बांह के नीचे दबा लिया। फिर एक बार फिर फ्राया ने अपनी पीठ को मोड़ा और रॉबिन उस पर सवार होकर पानी में मजबूती से कदम रखा और आगे बढ़ता गया, उतले पानी में छप छप करता हुआ और पूरी चिकनी सतह को लगातार चौड़े होते हुए छल्लों में तोड़ता हुआ। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच गया और रॉबिन उसकी पीठ से हल्के से कूद गया। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे पिता, उसने कहा। आप वास्तव में एक अच्छे और पवित्र व्यक्ति हैं। कृपया मेरी तलवार दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। इस पर मोटे फ्राया ने रॉबिन को बहुत देर तक देखा। उसका सिर एक ओर झुका हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही शरारती ढंग से मुड़ा हुआ था। फिर उसने धीरे से अपनी दाहिनी आंख झपकाए। नहीं, अच्छे युवक, उसने धीरे से कहा, मुझे संदेह नहीं है कि तुम अपने कामों में जल्दबाजी कर रहे हो, फिर भी तुम मेरे कामों के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम्हारे काम शारीरिक प्रकृति के हैं, मेरे काम आध्यात्मिक प्रकृति के हैं। एक पवित्र कार्य, ऐसा कहा जा सकता है। इसके अलावा मेरे काम इस धारा के दूसरी तरफ हैं। मैं इस पवित्र सन्यासी की तुम्हारी खोज से देखता हूँ कि तुम एक अच्छे युवक हो और कपड़े के प्रति सबसे अधिक श्रद्धा रखते हो। मैं यहाँ आते समय भीग गया था और मुझे दुख है कि अगर मैं फिर से पानी में उतरा तो मेरे जोड़ों में ऐंठन और दर्द हो सकता है, जो आने वाले कई दिनों तक मेरी भक्ति को खराब कर देगा। मैं जानता हूँ कि चूंकि मैंने इतनी विनम्रता से तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम मुझे फिर से वापस ले जाओगे। तुम देखते हो कि कैसे संत गॉडरिक, वह पवित्र सन्यासी जिसका आज जन्मदिन है, ने मेरे हाथों में 2 तलवारें दी हैं और तुम्हारे हाथों में कभी एक भी नहीं। इसलिए अच्छे युवक, राजी हो जाओ और मुझे फिर से वापस ले जाओ। रॉबिनहुड ने ऊपर देखा और नीचे देखा, अपने निचले होंठ को काटते हुए। उसने कहा, तुम चालाक भिक्षु हो, तुमने मुझे अभी तक धोखा दिया है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे कपड़े में से किसी ने भी मेरे पूरे जीवन में मुझे इतना धोखा नहीं दिया है। मैं तुम्हारे चेहरे से जान सकता था कि तुम इतने पवित्र व्यक्ति नहीं हो जितना तुम होने का दिखावा कर रहे थे। नहीं, फ्राया ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इतनी अपमानजनक बात मत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें नीले स्टील की 1 इंच या उससे अधिक की चुभन महसूस हो जाए। अरे अरे, रॉबिन ने कहा, ऐसा मत बोलो फ्राया, हारने वाले को हमेशा अपनी जीभ का इस्तेमाल करने का अधिकार है जैसा वह चाहता है। मुझे मेरी तलवार दो, मैं तुम्हें तुरंत वापस ले जाने का वादा करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाऊंगा। मैरी, ऊपर आओ, भिक्षु ने कहा, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, दोस्त। ये तुम्हारी कतार है और जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं जल्दी से वापस आऊंगा। अतः रॉबिन ने अपनी तलवार फिर से ली और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। फिर उसने अपनी मोटी पीठ को मोड़ा और फ्राया को उस पर ले लिया। अब मैं जानता हूँ कि रॉबिनहुड को फ्राया में ढोने के लिए फ्राया से ज्यादा भारी बोझ था। इसके अलावा उसे घाट का पता नहीं था, इसलिए वह पत्थरों के बीच लड़खड़ाता हुआ चला गया। कभी गहरे गड्ढे में कदम रखता तो कभी किसी चट्टान पर ठोकर खाने के करीब पहुंच जाता, जबकि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उसकी यात्रा की कठोरता और उसके बोझ के भारीपन से बह रही थीं। इस बीच फ्राया रॉबिन की कमर में अपनी एड़ियां गड़ाता रहा और उसे जल्दी आने का आदेश देता रहा। इस दौरान उसे कई बुरे नाम देता रहा। इस सब का रॉबिन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब तक उसे फ्राया की तलवार को पकड़े हुए बेल्ट का बकल नहीं मिल गया, तब तक उसने धीरे से बेल्ट को टटोला, उसे ढीला करने की कोशिश की। इस तरह हुआ ये कि जब तक वह अपने बोझ के साथ दूसरे किनारे पर पहुंचा, फ्राया की तलवार की बेल्ट ढीली हो चुकी थी। हालांकि उसे इसका पता नहीं था, इसलिए जब रॉबिन सूखी भूमि पर खड़ा हुआ और फ्राया उसकी पीठ से कूदा, तो योमन ने तलवार को इस तरह पकड़ लिया कि ब्लेड, म्यान और पट्टा पवित्र व्यक्ति से अलग हो गए और वह बिना हथियार के रह गया। तो अब, हंसते हुए रॉबिन ने कहा, हाँफते हुए और माथे से पसीना पोंछते हुए, मेरे पास तुम हो, साथी। इस बार वही संत जिसके बारे में तुमने अभी बात की थी, उसने मेरे हाथ में 2 तलवारें थमा दी हैं और तुम्हारी तलवारें छीन ली हैं। अब अगर तुम मुझे वापस नहीं ले जाओगे, और वो भी जल्दी से,
तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी त्वचा को तब तक छेदूंगा जब तक कि उसमें कटे हुए दोने की तरह छेद न हो जाएं। अच्छे फ्राया ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने रॉबिन को एक गंभीर नज़र से देखा। अब उसने आखिरकार कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चालाक हो। सच में, तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है। मुझे मेरी तलवार दे दो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं खींचूंगा, सिवाय आत्मरक्षा के। साथ ही मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने और तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने का वादा करता हूँ। इसलिए खुश रॉबिन ने उसे फिर से अपनी तलवार दे दी, जिसे फ्राया ने अपनी बगल में बांध लिया, और इस बार देखा कि यह अपनी पट्टियां में ज्यादा सुरक्षित है। फिर एक बार फिर अपने लबादे को ऊपर उठाते हुए उसने रॉबिन हुड को अपनी पीठ पर उठा लिया और बिना कुछ कहे पानी में उतर गया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा, जबकि रॉबिन उसकी पीठ पर बैठा हंस रहा था। आखिरकार वह घाट के बीच में पहुंच गया जहां पानी सबसे गहरा था। यहाँ वह एक पल के लिए रुका और फिर अचानक अपने हाथ को ऊपर उठाकर और अपने कंधों को ऊपर उठाकर रॉबिन को उसके सिर के ऊपर से गोली मार दी, जैसे कि वह अनाज की बोरी हो। रॉबिन जोरदार छपाक के साथ पानी में गिर गया। वहाँ पवित्र आदमी ने शांत भाव से किनारे की ओर मुड़ते हुए कहा, अगर हो सके तो इससे तुम्हारी गर्म आत्मा को ठंडक मिल जाएगी। इस बीच बहुत ज्यादा पानी छिड़कने के बाद रॉबिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने चारों ओर देखकर हैरान हो गया। पानी उसके अंदर से बह रहा था। आखिरकार उसने अपने कानों से पानी बाहर निकाला और अपने मुंह से थोड़ा थूका, और अपनी बिखरी हुई बुद्धि को इकट्ठा करके उसने देखा कि मोटा फ्राया किनारे पर खड़ा होकर हंस रहा था। तब मुझे पता चला रॉबिन हुड पागल आदमी था। रुको बदमाश, उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और अगर मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मांसपेशियां नहीं बना पाया तो मैं फिर कभी उंगली नहीं उठाऊंगा। इतना कहते हुए वह पानी छिड़कता हुआ किनारे की ओर भागा। तुम्हें अनावश्यक रूप से जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, मोटे भिक्षु ने कहा। डरो मत, मैं यहीं रहूंगा, और यदि तुम बहुत समय बीत जाने से पहले अरे अरे नहीं चिल्लाओगे तो मैं कभी भी किसी बंजर हिरन को खाई में से झांककर नहीं देख पाऊंगा। और अब रॉबिन किनारे पर पहुंचकर बिना किसी और बात के अपनी कलाई के ऊपर अपनी आस्तीन चढ़ाने लगा। फ्राया ने भी अपने वस्त्र को और भी ज्यादा लपेट लिया, जिससे उसका एक बड़ा मोटा हाथ दिखाई देने लगा, जिस पर मांसपेशियां किसी बूढ़े पेड़ के कुबड़ की तरह उभरी हुई थीं। फिर रॉबिन ने देखा, जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था, कि फ्राया ने अपने गाउन के नीचे चेन मेल का एक कोट भी पहना हुआ था। अपने आप को देखो, रॉबिन चिल्लाया, अपनी अच्छी तलवार खींच। हाँ, शादी कर लो, फ्राया ने कहा, जिसने पहले से ही अपना हाथ पकड़ रखा था। इसलिए बिना किसी और बात के वे एक साथ आए, और उसके बाद एक भयंकर और शक्तिशाली लड़ाई शुरू हुई। दाईं और बाएं, और ऊपर और नीचे और आगे और पीछे वे लड़े। तलवारें सूरज में चमक उठी और फिर एक ऐसी टक्कर हुई जिसकी आवाज़ दूर और पास तक सुनाई दी। मुझे पता था कि यह क्वार्टरस्टाफ पर कोई मज़ेदार मुकाबला नहीं था, बल्कि वास्तव में एक गंभीर और गंभीर लड़ाई थी। इस तरह वे 1 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक लड़ते रहे, बीच बीच में आराम करने के लिए रुकते रहे, जिस समय हर कोई आश्चर्य से दूसरे को देखता था और सोचता था कि उसने कभी इतना मजबूत आदमी नहीं देखा। फिर एक बार फिर वे पहले से कहीं ज्यादा भयंकर लड़ाई करेंगे। फिर भी इस पूरे समय में न तो किसी ने दूसरे को नुकसान पहुंचाया और न ही उसका खून बहाया। अंत में खुशमिजाज रॉबिन ने चिल्लाया, अपना हाथ थाम लो, अच्छे दोस्त। जिस पर दोनों ने अपनी तलवारें नीचे कर लीं। अब मैं एक वरदान चाहता हूँ, इससे पहले कि हम फिर से शुरू करें, रॉबिन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, क्योंकि वे इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि वह सोचने लगा था कि या तो खुद मारा जाना या इतने मजबूत और बहादुर साथी को मारना एक गलत काम होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? भिक्षुक ने पूछा। केवल इतना ही, रॉबिन ने कहा, कि तुम मुझे अपना बिगुल 3 बार बजाने दोगे। फ्राया ने अपनी भौहें झुकाईं और रॉबिन हुड को चतुराई से देखा। अब मुझे सचमुच लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई चालाकी है, उसने कहा। फिर भी
मैं तुमसे नहीं डरता और तुम्हारी इच्छा पूरी होने दूंगा, बशर्ते तुम मुझे इस छोटी सी सीटी पर 3 बार बजाने दो। पूरे दिल से, रॉबिन ने कहा, तो यह एक है। ये कहते हुए उसने अपने चांदी के सींग को अपने होठों तक उठाया और 3 बार स्पष्ट और ऊंची आवाज में फूंका। इस बीच फ्राया उत्सुकता से देख रहा था कि क्या होने वाला है। उसकी उंगलियों में एक सुंदर चांदी की सीटी थी, जैसे कि शूरवीर अपने बाजों को अपनी कलाई पर वापस बुलाने के लिए उपयोग करते थे। जो सीटी हमेशा उसकी माला के साथ उसकी कमर पर लटकी रहती थी। रॉबिन के बिगुल की अंतिम ध्वनि की प्रतिध्वनि नदी के उस पार से आ ही रही थी कि लिंकन हरे रंग की पोशाक पहने 4 लंबे आदमी सड़क के मोड़ पर दौड़ते हुए आए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में धनुष था और उसकी डोरी पर एक तीर लटका हुआ था। हाँ, क्या यह ऐसा है? हे गद्दार दुष्ट! फ्राया चिल्लाया। तो शादी कर लो, अपने आप को देखो। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत बाज की सीटी को अपने होठों पर लगाया और एक जोरदार और तीखी आवाज निकाली। और अब सड़क के दूसरी तरफ लगी झाड़ियों में से एक चटकने की आवाज आई और तुरंत छिपने की जगह से 4 बड़े झबरा कुत्ते निकल आए। उन पर स्वीट लिप्स, उन पर बेल थ्रोट, उन पर ब्यूटी, उन पर नुकीले दांत। फ्राया ने रॉबिन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। और अब उस यौमन के लिए यह अच्छा था कि सड़क के किनारे एक पेड़ उसके पास खड़ा था, अन्यथा उसके लिए यह बुरा मौका था। इससे पहले कि कोई गैफा डाउन रेल कह पाता, शिकारी कुत्ते उस पर टूट पड़े और उसे अपनी तलवार नीचे गिराने और पेड़ पर हल्के से कूदने का समय मिला, जिसके चारों ओर शिकारी कुत्ते इकट्ठे हो गए और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह छत पर एक बिल्ली हो। लेकिन फ्राया ने जल्दी से अपने कुत्तों को बुलाया। उन पर हमला करो, उसने चिल्लाया, सड़क के नीचे की ओर इशारा करते हुए जहां यौमन खड़े थे और जो उन्होंने देखा था उस पर आश्चर्य कर रहे थे। जैसे ही बाज अपने शिकार पर झपटता है, वैसे ही 4 कुत्ते यौमन पर झपट पड़े, लेकिन जब चारों लोगों ने शिकारी कुत्तों को इस तरह आते देखा, तो सभी ने एक साथ, केवल विल स्कारलेट को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने हंस के पंख को अपने कान के पास खींचा और अपनी बांस छोड़ दी। और अब पुरानी गाथा एक अद्भुत घटना के बारे में बताती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिस कुत्ते पर तीर चलाया गया, वो हल्के से उछलकर एक तरफ चला गया और जैसे ही तीर उसके पास से सीटी बजाता हुआ गुजरा, उसने उसे अपने मुंह में पकड़ लिया और 2 टुकड़ों में काट लिया। अब यह इन 4 अच्छे लोगों के लिए एक बुरा दिन होता अगर विल स्कारलेट दूसरों से पहले कदम नहीं बढ़ाता और दौड़ते हुए आ रहे कुत्तों का सामना नहीं करता। क्यों? अब कैसे? फेंग्स! उसने सख्ती से चिल्लाया। नीचे, ब्यूटी! नीचे, सर! इसका क्या मतलब है? उसकी आवाज सुनते ही हर कुत्ता पीछे हट गया और फिर सीधे उसके पास आया और उसके हाथ चाटने लगा और उस पर खुशामद करने लगा, जैसा कि कुत्तों का स्वभाव होता है जब वे किसी से मिलते हैं। फिर चारों यौमन आगे आए, शिकारी कुत्ते खुशी से विल स्कारलेट के चारों ओर उछल रहे थे। क्यों? अब कैसे? मोटा फ्राया चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? क्या तुम उन भेड़ियों को मेमनों में बदलने वाले जादूगर हो? हाँ, जब वे और भी करीब आए तो उसने चिल्लाया, क्या मैं अपनी आंखों पर भरोसा कर सकता हूँ? इसका क्या मतलब है कि मैं युवा मास्टर विलियम गैम्वेल को ऐसी संगति में देख रहा हूँ? नहीं, टक, युवक ने कहा, जब चारों उस स्थान पर पहुंचे जहां रॉबिन अब उस पेड़ से नीचे उतर रहा था जिस पर वह बैठा था। उसने देखा कि अब सारा खतरा टल गया है। नहीं, टक, मेरा नाम अब विल गैम्वेल नहीं, बल्कि विल स्कारलेट है, और यह मेरे अच्छे चाचा, रॉबिन हुड हैं, जिनके साथ मैं अभी रह रहा हूँ। सचमुच, अच्छे गुरु! फ्राया ने कुछ हद तक शर्मिंदा होते हुए और रॉबिन की ओर अपनी बड़ी हथेली बढ़ाते हुए कहा, मैंने अक्सर आपका नाम गाते और बोलते हुए सुना है, लेकिन मैंने कभी आपसे युद्ध में मिलने के बारे में नहीं सोचा था। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि मैंने अपने खिलाफ इतना मजबूत आदमी पाया। सचमुच, परम पवित्र पिता, लिटिल जॉन ने कहा, मैं अपने पूरे जीवन में पहले से कहीं अधिक आभारी हूँ कि हमारी अच्छी दोस्त स्कारलेट आपको और आपके कुत्तों को जानती थी। मैं आपको गंभीरता से बताता हूँ कि जब मैंने देखा कि मेरी बान अपने लक्ष्य से चूक गई और आपके वे बड़े जानवर सीधे मेरी ओर आ रहे थे, तो मेरा दिल टूट गया। तुम वाकई आभारी हो सकते हो, दोस्त, फ्राया ने गंभीरता से कहा।
लेकिन मास्टर विल, ऐसा कैसे हुआ कि तुम अब शेरवुड में रहते हो? क्यों, टक? क्या तुम्हें मेरे पिता के प्रबंधक के साथ मेरी बुरी घटना के बारे में पता नहीं है? स्कारलेट ने उत्तर दिया, हाँ, सच में, फिर भी मुझे नहीं पता था कि तुम इस वजह से छिप रहे थे। मैरी, समय बहुत खराब है जब एक सज्जन को इतनी छोटी सी बात के लिए छिपना पड़ता है। लेकिन हम समय खो रहे हैं, रॉबिन ने कहा, और मुझे अभी भी वही कर्टल फ्राया मिलना बाकी है। क्यों, चाचा? आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, विल स्कारलेट ने फ्राया की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि वह आपके पास ही खड़ा है। कैसे? रॉबिन ने कहा, क्या तुम वही आदमी हो जिसे खोजने में मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करता रहा, और जिसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी? क्यों, सच में? फ्राया ने विनम्रतापूर्वक कहा, कुछ लोग मुझे फाउंटेन डेल का कर्टल फ्राया कहते हैं, अन्य लोग फिर से मजाक में मुझे फाउंटेन एबे का मठाधीश कहते हैं, और फिर भी कुछ लोग मुझे साधारण फ्राया टक कहते हैं। मुझे ये उपनाम सबसे अच्छा लगता है, रॉबिन ने कहा, क्योंकि यह जुबान से आसानी से निकल जाता है। लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम ही वह हो जिसे मैं खोज रहा था, बजाय इसके कि तुम मुझे काली चांदनी की तलाश में भेज रहे थे? क्यों, सच में? आपने मुझसे नहीं पूछा, अच्छे गुरु, मोटे टक ने कहा, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते थे? नहीं, रॉबिन ने कहा, दिन ढल चुका है, और हम यहाँ और अधिक बातें नहीं कर सकते। हमारे साथ शेरवुड चलो, और मैं तुम्हें यात्रा के दौरान सारी बातें बताता रहूंगा। इसलिए, अधिक देर न करते हुए, वे सभी, मजबूत कुत्तों को अपने पीछे रखते हुए, वापस शेरवुड की ओर चल पड़े, लेकिन जब तक वे ग्रीनवुड वृक्ष तक पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सुनिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार रॉबिन हुड ने फाउंटेन डेल के प्रसन्न फ्राया टक की सहायता से दो युवा प्रेमियों की खुशियों को बढ़ाया।